पेपर खत्म नहीं हुए क्या अभी? हो गया सपोज कंप्यूटर साइंस का। इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं 12th में? ये पता नहीं क्या। कृष्णा का अता पता नहीं है, इनका कुछ पता नहीं है। तारिक आया है? सोमिल आया है? सोमिल, इसको भी नहीं पढ़ना लिखना है, ये भी लेट आता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आजकल बहुत मक्कारी करने लगा है इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अबूजर। प्रियांशु आया है? दीपांशु? चलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर्स और इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, पहली बात मुश्किल है, खत्म हो जाए, ठीक है? तो रेडी हो आगे सभी लोग? यस सर। आगे सभी लोग? बोलो। तो पॉलीमर्स पढ़ते हैं। पॉली मीन्स मैनी मोर देन 3। और मर मीन्स यूनिट। जब आप बहुत सारी मोनोमर यूनिट को, बहुत सारी यूनिट को क्या करते जाएंगे, आपस में जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बोलो। पॉलीमर बन जाएगा। पता है इंडस्ट्री में अब एक आपकी नई केमिस्ट्री आ गई है, जैसे आप सुनते होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आप 3 ही पढ़ते हो। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन, आप पीएचडी वगैरह करते हो तो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट, इसको बोलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, है ना? तो पॉलीमर केमिस्ट्री हम इसे बोलेंगे और हम इसी को पढ़ेंगे डिटेल में। क्या होते हैं पॉलीमर? आपने देखा होगा हर चीज पॉलीमर। आप यदि आप इन डेली लाइफ में देखते होंगे तो बताओ क्या क्या पॉलीमर देखते हो तुम? बोलो। पॉलीथीन हो गया, और टेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन हो गया, और बोलो। सेल्यूलोस। सेलुलोज। आप जो कुछ भी देख रहे हो पॉलीमर से है। इवन आपके अंदर डीएनए, आरएनए, ये सब आपके जो है ना, ये क्या है? सब प्रोटीन्स वगैरह, ये सब क्या है? पॉलीमर्स ही तो है। बोलो। न्यूक्लिक एसिड वगैरह क्या है? सब बनते चले जा रहे हैं, बनते चले यस। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल आपस में क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। अब जैसे मान लो आपका पॉलीथीन बनना है, तो पॉलीथीन कैसे बनेगा? इथीन मॉलिक्यूल होगा। बोलो। इसमें हम इथीन मॉलिक्यूल मिक्स होते जाएंगे, इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे। जैसे ही हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? बोलो। बोलो। आपका सिंपल पॉलीथीन बन जाता है। यहाँ पे जो एन, एक ये एन आता है,
इसको बोलते हैं हम सिंपल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बोलो? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आपसे पूछ लिया जाता, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, लाखों मॉलिक्यूल मिलके क्या बनता है आपका सिंपल कंपाउंड, मतलब क्या मिलता है? पॉलीमर बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर सभी को? यस सर। तो अब हम सबसे पहले जो देखते हैं पॉलीमर्स में, वो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब पॉलीमर्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करें। ठीक है, अब हम पॉलीमर्स को जब हम सिंपल क्लासिफाई करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मोनोमर। मोनोमर, मोनोमर मतलब समझो सिंगल यूनिट, मोनो मतलब सिंगल, अकेला। ठीक है, मोनोमर यूनिट के बेसिस पे करते हैं। क्या हुआ, जैसे मान लो आपने कोई भी क्या लिया, पॉलीमर लिया, तो पॉलीमर में आप क्या कर रहे हो, सिंपल मोनोमर यूनिट को आप रिपीट करते जा रहे हो। ठीक है, और जो आप जब रिपीट कर रहे हो तो वो कैसे ज्वाइन हो रही है बोलो? कनेक्टेड हो रही है सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड से। कैसे हो रही है बोलो? कनेक्टेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड से वो कनेक्टेड हो रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जितने भी आपकी जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो सब कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। कैसी होती हैं? आइडेंटिकल। ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं सिंपल होमोपॉलीमर। ये क्या बनाते हैं आपके बोलो? ये आपके सिंपल जो बनाते हैं इनको बोलते हैं हम होमोपॉलीमर। होमो मतलब बोलो सेम सेम। हाँ, मतलब सेम काइंड की, मतलब ये मैं बोलूं होमो मतलब सेम, पॉलीमर मीन्स सिंपल सेम टाइप के मोनोमर यूनिट। जब आप रिपीट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो? सिंपल होमोपॉलीमर आपका फॉर्म हो जाएगा। अब एक और होता है मोनोमर, सॉरी कोपॉलीमर। क्या होता है? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर किसे बोलते हैं? कोपॉलीमर का मतलब है जब आप क्या करोगे, जब आप वन काइंड के पार्ट जो मोनोमर यूनिट होंगी, या वन और मोर देन वन काइंड के मोनोमर यूनिट क्या करोगे, आप आपस में ज्वाइन करा दोगे। उनसे जो पॉलीमर बनेगा उसे क्या बोलेंगे बोलो? क्या बनेगा? क्या बोलोगे आप उसको? कोपॉलीमर बोलोगे। जैसे मान लो आपका, आप कुछ भी बनाना है डिफरेंट, आपको मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपका सिंपल क्या बनेगा? मोनोमर। जैसे मान लो आपने बनाया डेक्रोन बनाया, तो डेक्रोन जो बनता है वो किससे बनता है? एथाइलिन ग्लाइकोल से, है ना। एथाइलिन ग्लाइकोल ले लेते हो, और तुम ले लेते हो सिंपल टेरी एक वो होता है तुम्हारा टेली थैलिक एसिड। ठीक है ना, उससे मिलके जो बनता है वो आपका सिंपल क्या बनता है बोलो? डेक्रोन बनता है, या हम उसी को बोलते हैं टेरिलीन। क्या बोलते हैं? टेरिलीन। देखो, यदि मैं बात करूं सिंपल पॉलीमर में, आपको इंपॉर्टेंट जो सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट है वो पॉलीमर में है, आपको किस जनरली किस पॉलीमर का कौन सा मोनोमर यूनिट होगा, या किससे कौन सा पॉलीमर बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान समझना, हम इनको एक नाम और बोलते हैं पॉलीमर्स को, या एक इसका नाम और देते हैं सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। यदि आप देखें एक जो मोनोमर यूनिट है वो तो बहुत छोटा है, जब ये आपस में कंबाइन होता जा रहा है, मॉलिक्यूल जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं आपस में, तो क्या बना रहे हैं बोलो? मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब लार्ज। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे भी हमने बोला था जैसे पॉलीथीन बना था, पॉलीथीन में एन क्या था बोलो? यहाँ पे जब हमने एन लगाया था वो एन क्या था? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो देखो जैसे ये बन गया आपका, ये आपका बना सिंपल, हमने इथीन से, इथीन का हमने क्या कराया? पॉलीमराइजेशन कराया, तो क्या बना? इथीन पॉलीथीन बन गया। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल होमोपॉलीमर बोलते हैं। तो याद रखते जाना, पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट क्या होता है? इथीन मॉलिक्यूल। अब इथीन कितने लिए आपने? एन लिए हैं। पता है तुम्हें पॉली, ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि पॉलीथीन बन गया, पहले एक इथीन मॉलिक्यूल है, फिर दूसरे इथीन, तीसरा, आपस में जुड़ते चले जाते हैं एक एक करके, एक एक करके। तो बहुत, अभी यदि हम बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी होती है, कैसे एडिशन भी होते हैं। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं हम एडिशन, एक एक करके ऐड हो जाना। बोलो, आप एक मॉलिक्यूल डालोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो आप एडिशन करते चले जा रहे हो ना। तो एडिशन जब करते चले जा रहे हो तो इसे कौन सा पॉलीमर बोलते हैं?
बोलो एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। चलो देखो दूसरा एग्जांपल, नाइलॉन 66। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से समझना। ये जो बना हुआ है नाइलॉन 66, ये होमोपॉलीमर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है ना। ये होमोपॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये जो कैटेगरी में आएगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर? बोलो, आपसे पूछा जाता है, जल्दी बताओ। अच्छा, नाइलॉन 66 है, इसका मतलब पता है क्या होता है नाइलॉन 66 का? इसका मतलब ये होता है सिंपल, जो यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 2 4 2 6 और 6 यहाँ भी कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन। इसका मतलब होता है नाइलॉन 66। ठीक है, तो याद रखना इस बात को अच्छे से। हमने क्या लिया, सिंपल हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का हमने पॉलीमराइजेशन कराया, तो सिंपल आपका क्या बन गया, नाइलॉन 66 बन गया। अब एक बात ध्यान रखना, इसको आपको खुद ही लिखना है, मतलब इसको लिख लो अच्छे से। कि अब आप कैसे लिखेंगे, कि आप लिखेंगे सिंपल जो आपका नाइलॉन 66 है वो किसका मोनोमर यूनिट है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन एडिपिक एसिड, याद करते चलना। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। देखो यदि हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोलते हैं तो सिंपल क्या होते हैं, आपको 3 टाइप से आप क्लासिफाई करोगे इसको। ठीक है, कैसे करोगे, 3 टाइप से। कौन कौन से, ध्यान समझना। यदि मैं 3 टाइप से बोल रहा हूं तो देखो, आपको एक तो लेना होगा स्टेट चेन, ठीक है। दूसरा लेना होगा आपको ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा लेना होगा आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लिंक्ड पॉलीमर। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे बच्चा, तो देखो ध्यान से, स्टेट की बात की, पता है एक्चुअल में जो हम पॉलीमर को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ लोग आप इस तरीके से पॉलीमर किताबों में लेकिन एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन ये सही होता है। आप अब स्टेट चेन से समझ ही रहे होंगे, ऐसी मोनोमर, ऐसे पॉलीमर्स जो कैसे जुड़े होंगे, बोलो आपस में, बोलो कैसे होंगे स्टेट चेन में, यस। है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सिंपल स्टेट चेन पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो ये आपके सिंपल मैंने बता दी। अच्छा ब्रांच में क्या होगा, सिंपल यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, बोलो, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग हो जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिंपल ब्रांच पॉलीमर। क्रॉस लिंक में क्या होगा, स्टेट चेन भी होगी, और क्या होगा, बोलो। आप आपस में फिट होंगे। हाँ अच्छा एक बात आना, एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, यहाँ पे यदि पूछा जाए सिंपल आपकी लो डेंसिटी, यदि मैं बात करूं, देखो आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मैं बोलूं हाई डेंसिटी वाला पॉलीमर कौन सा था, क्रॉस लिंक्ड, ब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन? क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड, ऐसा क्यों? तो एक ही वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा। वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा एक बात आना, एक मतलब तुमने सुना होगा, एक एलडीपी सुना होगा तुमने, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब क्या होता है, मतलब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये आपकी अंडर हाई प्रेशर पे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, बोलो। हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे बनाई जाती है, ठीक है ना। और याद रखना सिंपल, कितना 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर कितना रहता है, 350 टू 570। 570 केल्विन के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे पेरोक्साइड ले लेते हैं सिंपल, और क्या बनता है आपका एलडीपी, आपका ऑब्टेन्ड हो जाता है सिंपल। और ये किस चेन में आता है बताओ, ब्रांच में आएगा, क्रॉस लिंक में आएगा, या स्टेट चेन में आता है? ये आता है सिंपल आपका ब्रांच में, किसमें आता है, हाईली ब्रांच। इस बात को ध्यान रख लेना। तो एलडीपी आपसे एग्जांपल पूछ लेता है,
कि ब्रांच्ड वाले में कौन सा आएगा, एलडीपी आएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है। ठीक है, अब देखो अब मैं बात करूं थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है डेंसिटी किसकी ज्यादा बता रहे हो तुम? क्रॉस लिंक की। नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी इसमें मैं शायद मैं भी गलत हूँ। डेंसिटी आई थिंक यदि मैं पॉलीथीन में बोलूं तो किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी तो उसकी ज्यादा क्यों होगी? HDPE। डिक्रीज होगी ना, एक्चुअली अपन उससे देख सकते हैं ना, ब्रांचिंग से यदि यदि देखें, नोटिस जब करो। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम बढ़ जाए तो सिंपल, तो डेंसिटी तो हमें लगता है इसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस भी तो ज्यादा है, अच्छे से अटैच हो रहा है। बोलो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कैसे हैं? यस सर। तो हाईली डेंस तो ये होगा ना, बोलो। तो यदि आप देखेंगे जो सिंपल आपके, यदि मैं बोलूं हाईली डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होना आएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में बोलो। तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं एचडीपी जो होता है, यदि मैं बोलूं तो सिंपल आपके लीनियर पॉलीमर में आते हैं। ठीक है ना, इनको हम लीनियर पॉलीमर बोलते हैं, एक नाम और बोलते हैं इसको हम लीनियर पॉलीमर। तो एग्जाम्पल लिख लेना इसके, यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे आपके बकेट्स हो गए, है ना, बोटल्स हो गई, पाइप्स हो गए, इनमें सिंपल ईटीसी यूज होता है। ठीक है, जैसे अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ें सिंपल सा, टेफलॉन। यदि मैं पूछा जाए, देखो आपको इस तरीके से मैं बोलूं, टेफलॉन की बात कर रहा हूं, जो टेफलॉन होता है वो किससे मिलके बनता है, बोलो किसका पॉलीमर है? फ्लोरोइथिन। कैटलिस्ट, हाई प्रेशर पे करो तो क्या मिलता है आपको? सिंपल टेफलॉन मिलता है। इसको क्या बोलते हैं हम? टेफलॉन। आपने सुना होगा टेफलॉन की प्लास्टिक आती है, सुना है कुछ ऐसा, कुछ नाम सुना होगा? एंटी स्टिक। टेफलॉन, हाँ नॉन टेफलॉन, स्टिक। हाँ इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, इससे मिलके बनता है। इथीन कर लेना, ठीक है। चलो एक और आता है तुम्हारा पॉली एक्रोनाइट्राइल। ये जो बनता है ये आपका एक्रोनाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल किसे बोलते हो, कोई बच्चा बता सकता है? बोलो बोलो जल्दी से, पॉली एक्रोनाइट्राइल किसका होता है? C डबल बॉन्ड CCN। इथीन होता है, बस एक हाइड्रोजन की जगह सी ऐड वेरी होता गुड, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको बोलते हैं हम एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, और एक्रोनाइट्राइल बोल रहे हैं, सिंपल इसका आप पॉलीमराइजेशन कराओगे, तो जो बनता है ये आपका बन जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम पॉली एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, लिख लो, एक्रो भी बोलते हैं या पॉली एक्राइल भी बोलते हैं इसको। ये याद रख लेना बहुत अच्छे से, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जेई मेंस में भी आपका, यदि मैं बात करूं तो इससे बाहर नहीं जाएगा डायरेक्ट, मतलब आपसे यही पूछा जाता कौन सा आपका पॉलीमर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमने बता दिए, ठीक है, मैंने बात भी की थी एग्जाम्पल। अब हम देखो बेस्ड अपॉन यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सिंपल। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेना, पीवीसी पेन लीनियर पॉलीमर के हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल याद रख लेना, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी पेन, पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, ये आप देख लेना। क्रॉस लिंक के बैकलाइट, है ना, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेसिन, ईटीसी। ठीक है, चलो अब हम यदि बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक एडिशन पॉलीमर, एक कंडेंसेशन पॉलीमर। नाम से ही पता लग रहा है एडिशन और कंडेंसेशन में। अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर को एक नाम और देते हैं,
स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये दोनों देखें, जो कंडेंसेशन में पहले ही बात समझ में आ रही कि कंडेंसेशन यहाँ से क्या निकलेगा, बोलो क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही, ठीक है। यस जैसे सर। मान लो आप टेरिलीन बनाते हैं, डेक्रोन, मैं डेक्रोन की बात कर लूं, देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डेक्रोन की बात करता हूँ, तो देखो लिखो, जो बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, किसे बोलते हैं? CH2OH, CH2OH। आपका टेरिथैलिक एसिड कौन सा होता है? ये होता है, इसको बोलते टेरी थैलिक एसिड, ठीक है। तो बनता क्या है यहाँ पे, जो बनता है, क्या होता है यहाँ पे? ओ CH2 और ये बन जाएगा, यहाँ से H2 निकाल दो। जैसे, अरे ये क्या हो गया, इसको लैपटॉप को क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, ये क्या हो गया, हैंग कर गया है तो। ओ C डबल बॉन्ड O, H2 निकाल दो बस, सिंपल। ये बनता है ना, इसको हम बोलते हैं टेरिलीन और डेक्रोन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो, ये बात क्लियर हो गई। बोलो एडिशन पॉलीमर की, सॉरी, क्या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की, अरे कहाँ गया ये है। यस सर। तो ये याद रख लो। आप देखो, और मैं बता दूं कितने, अब बच्चे पूछते हैं सर कितने पॉलीमर याद रखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, बात तो सही है उनकी, बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको जितने एनसीईआरटी में पॉलीमर्स दिए गए हैं, जिसके मोनोमर यूनिट ये सब, वो उतनी याद रख लो, मोर देन एनफ है। वहीं से क्वेश्चन बनता है। आप इवन आप एडवांस में भी आपको ज्यादा पॉलीमर्स की याद करने, इंपॉर्टेंट जो पॉलीमर पूछता है ना कि इंपॉर्टेंट कौन से पॉलीमर्स हैं, वो यही है सर। यार अब देखो, तुम लोगों को आवाज तो नहीं आ रही, क्यों? चलो, कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे मैं एडिशन पॉलीमर की बात कर रहा हूँ, अभी हमने पॉलीमर किसकी याद है, तो मैं किस इथीन की बात की थी, हमने होता है इथीन लिया हमने, अब फिर दूसरा मॉलिक्यूल इथीन का लिया, वो जोड़ते चले गए आपस में, जोड़ते चले गए, और क्या बन गया आपका, बोलो? सिंपल पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया? सिंपल आपका पॉलीथीन बन गया, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, या पॉलीप्लीन, ये भी बनेगा, ये भी सब क्या है, ये सब आपके सिंपल एडिशन पॉलीमर है। और ये एडिशन पॉलीमर ऐसे होते हैं, ऐसे समझो, एक्चुअली इनको हम पता मेल्टिंग स्टेट में मिक्स कर पाते हैं। 1 मिनट रुकना।
अब देखो, तो ये बन गया एडिशन। तो याद रखना, जब भी हम बनाते हैं, जैसे मान लो आपने इथीन पॉलीथीन बनाना, तो आपने क्या किया, पहले एक मॉलिक्यूल इथीन का डाला, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला। जब मतलब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा चल रहा था, तो हम उस टाइम ये पॉलीमर पढ़ते थे। हमारे में एक चैप्टर आता है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हमने देखा वहां पे इनकी सबकी हम वो भी निकालते हैं कि आप कैसे, आपने एक पढ़ा हुआ ऑस्मोटिक वाला प्रेशर, पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू सी आर टी, Yes. यस सर। याद होगा तुम्हें ये, है ना। पाई भी है, यदि मैं बोलूं तो पाई भी इक्वल टू सी आर टी, ये आ जाता तुम्हारा एनआरटी निकल के आता था, यदि याद हो, एक पी भी इक्वल टू एनआरटी की तरह। हम ये पॉलीमर में यूज करते हैं इसको भी, इससे भी हम बनाते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पॉलीमर्स को बनाते हैं, है ना। हम बहुत सारी प्रोसेस से क्या बना सकते हैं, मतलब ये बनाने के मेथड है। जब आप पढ़ोगे, तो जैसे हम बात करें, आप मॉलिकुलर मास मेथड से बनाते हैं, आप मोलर मास मेथड से बनाते हैं, कई मेथड है आपके पॉलीमर्स बनाने के। हम किस तरीके से उसको डिटरमाइन करते हैं, वो एक फॉर्मूलाज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे मान लो, जैसे ये लिखा हुआ है आपका सिंपल दूसरा, ये तो मैंने बताई दिया नाइलॉन 66, याद है। कंडेंसेशन पॉलीमर, देखो क्या निकाला हमने, सिंपल वाटर ही निकाला है, यहाँ से भी क्या निकाला है, बोलो, वाटर ही निकाला है, ये मैंने बता दिया। अभी मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था इससे पहले, डेक्रॉन का, ये किसका एग्जांपल है, नाइलॉन 66 का, ध्यान समझना। ये किसका एग्जांपल है, यहाँ पे जो तुम ले रहे हो इथाइलिन डाइमाइन ले रहे हो, ठीक है, और एडिपिक एसिड। चलो इसी को हम क्या स्टेप ग्रोथ क्यों बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ क्यों बोलते हैं, बताओ, कोई बच्चा समझ सकता है स्टेप ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं, बोलो। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक मॉलिक्यूल बनाया, जैसे मान लो आपने सिंपल हेक्सामेथाइलिन को एडिपिक एसिड से रिएक्ट कराया, एक स्टेप हो गया, फिर आपने फर्दर, फिर आपने ऐड कराया, दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा। ये आपस में क्या होता है, स्टेप वाइज होता है, और तुम्हें पता है हर एक स्टेप में क्या लगेगा, मैक्रीन लगेगा पूरा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बोलो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। अब देखो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने सिंपल रिएक्शन के बेसिस पे भी देख लिया, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे सिंपल डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा एक बात आना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात आ रही है सिंपल, तो आपके जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हम लेते हैं जनरली, यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा, तो कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेते हो। अच्छा वंडरवॉल के फोर्सेस के आपने एक नाम सुनाओ, यस नाम सर। सुनाओ वंडरवॉल फोर्सेस, यस सर। है ना। तो वंडरवॉल फोर्सेस ही लगते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3-4 तरीके होते हैं। कोई बताए और। डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, इंड्यूस्ड हम्म डाइपोल, हम्म इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। और 5 होते हैं, लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस तो होती है। हम्म तो 5 टाइप के होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें जो हाईएस्ट यदि में बोला जाए, जो सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन पांचों में, वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल की और कोई आयन डाइपोल। हम्म आयन डाइपोल होता है सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो प्योर पॉजिटिव और सिंपल वहां पे जनरेट हो रहा हुआ। आयन डाइपोल वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल हो रहा है, इतना डाइपोल डाइपोल के बीच में नहीं होगा अट्रैक्शन। और सबसे वीक कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब कौन सा हो गया ये, लंदन, लंदन फोर्सेस। है ना, सबसे वीक होता है। तो एक्चुअल में यदि मैं बात करूं यहाँ पे जो पॉलीमर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात आ रही है, तो हम उसके बेसिस पे 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। इलास्टोमर्स, ये आप सब पढ़े हो फिजिक्स में, थोड़ा बहुत जानते हो, इलास्टोमर्स कैसे बोलते हैं बताओ, कोई बच्चा बताए। फाइबर्स, जनरली फाइबर्स किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर।
तो देखो ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे इलास्टोमर्स की बात करता हूँ तो सबसे अच्छा इलास्टोमर किसे बोलेंगे? रबर को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? रबर। यदि मैं रबर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मतलब आपको ही पता है इलास्टिक जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह ही तो होता है। बोलो इलास्टिक, आपने खींचा, वो फिर कहाँ पे आ गया? अपनी पोजीशन पे आ गया। क्यों? उसी तरीके से तो बोलते हैं, उसी को तो हम इलास्टिक बोलते हैं। मतलब ये मैं बोलूँ सिंपल, ऐसा मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल शेप में आफ्टर स्ट्रेचिंग आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है ना? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बोलो, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स भी होते हैं जो इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? और इनमें जो होता है सिंपल, वो आपका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। कैसे होते हैं? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है? और जब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं तो सिंपल सी बात बताना, तो अब आप एक बात ध्यान समझना, तो क्या हो जाएगा? अब जो पॉलीमर जो होंगे वो आसानी से क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच हो जाएंगे ना आसानी से। आप थोड़ा सा स्ट्रेस करोगे, थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेस हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस स्ट्रेस को हटाओगे, स्ट्रेस क्या होता है? बोलो यार, तुम लोग तो पढ़े होगे यार स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेन फिजिक्स में बहुत अच्छे से। क्या होता है स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेन पढ़े हो ये सब? सर टेंसाइल फोर्स होती है। हाँ, तो स्ट्रेस किसे बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट। बोलो, एरिया। इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। सिंपल यस सर। है ना? जैसे ही आप इसको स्ट्रेस को हटाएंगे तो क्या बन जाए? फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे मान लो आपकी स्प्रिंग है, सिंपल, आप ये स्प्रिंग है आपका, लाइक एग्जांपल, इसी तरीके से पॉलीमर भी होगा। जब आप इसमें फोर्स हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? अपना ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है इलास्टोमर्स का, वो होता है आपका नेचुरल रबर। क्या होता है? नेचुरल रबर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे रिलेट कर रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चल रहा हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। आपने जनरली ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे? आपको पता है यदि मॉलिक्यूल जुड़े भी होंगे, किससे बने होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से बने होंगे। पता है इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। सारे बॉन्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम सोचो भाई जो आपके सिंपल पॉलीमर्स हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होंगे। यदि मान लो मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं? बोलो, मान लो आपकी कार्बन की चेन है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका क्या ज्यादा होगा? बोलो, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यस। है ना? और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसी का क्या होगा? बोलो, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा? बोलो, बोलो जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट होगा। या मैं बोलूं सिंपल, उतनी ज्यादा क्या? बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लो आपने ये ले लिया, आपसे पूछा जाए इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका हो जाता होगा एल्केन में? ए और बी में से? बी ज्यादा होगा। बी ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तब भी उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलो, देखो, ये आपका एक सिंपल आइसोप्रीन यूनिट है ना? आइसोप्रीन है, जो यदि मैं बात करूँ, अच्छा कौन सी एल्किन है, ई है या जेड है? बोलो, कौन सी एल्किन है, ई है या जेड है? सैड है सर। जेड है। क्योंकि तो आप कैसे देखते हो यहाँ पे एल्किन? पता है, ये जेड बनाओ, यहाँ भी बिल्कुल बगल से जेड बनाओ, ऐसे जेड बनाओ, ऐसे जेड बनाओ। अब आपको पता है, जब हायर प्रायोरिटी
प्रियोरिटी याद है, सेम साइड होगी तो उसे क्या बोलते थे हम, याद है किसी को? जेड आइसोमर बोलते थे। और जब हायर प्रियोरिटी आपकी अपोजिट साइड होगी उसे क्या बोलते हैं हम? ई आइसोमर बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझना, एक को जेड बोल दिया, एक को ई बोल दिया हमने, तो देखो क्या होगा अब। एक को जेड और एक को ई बोला एक को जेड आइसोमर, एक को ई आइसोमर। अब मैं कुछ प्रियोरिटी कैसे बता, जैसे मान लो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, OCH3, है ना, OCH3, आपको सिंपल COOH, आपको हाइड्रोजन दे दिया। अब आपको प्रियोरिटी का ऑर्डर बताना, बताओ कैसे बताओगे? बोलो कैसे बताओगे? जल्दी से कर लो भैया, यहीं पे देखो रिवीजन हो रहा है जेड का भी, वो तो आ गया एक एग्जांपल। प्रियोरिटी याद है कैसे निकालते हैं, कोई बच्चा बताएगा? यस सर, मॉलिक्यूलर मास से पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। मॉलिक्यूलर मास नहीं, एक्चुअली वैसे तो मैं बताऊं तो आपको एटॉमिक नंबर प्रियोरिटी, देखेंगे। हाँ प्रियोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रियोरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, फिर ऑक्सीजन 5, सॉरी 5 ए होगा, 6 ए होगा, ठीक है, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब होता क्या है, ये आपका हो गया। अब देखो यदि आप यहाँ पे देखो तो ये मिथाइल है दोनों साइड, एक्चुअल में जुड़ा होगा, यहाँ पे चल रहा होगा, जुड़ा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो अब आप देखो तो देखो क्या होगा। अभी तो हम चलो फर्स्ट इसको दे देते हैं, किसी को भी फर्स्ट दो किसी को, यहाँ पे तो हम देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये तो आपका EZ शो करेगा नहीं, ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करेगा किनारे वाले, है ना, ये वाला करेगा। अब देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड, अब इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रो, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें, इसको सेकंड दे देंगे, यहाँ पे इसको फर्स्ट दे दे, इसको सेकंड दे दें, तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड, तो कौन सा हो जाएगा, ई। ऐसी सेम यहाँ पे देखो, हायर प्रायोरिटी सेम साइड, तो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ई हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं अब हम फाइबर्स की बात करते हैं। तो फाइबर की हम बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, इनके बीच में यदि मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में यदि मैं बात करूं तो आपके दो इंटरेक्शन, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, या आपका होता है सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ तो इसकी वजह से क्या होता है, यदि मैं बोलूं सिंपल, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बने जुड़े होते हैं, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, इससे पहले जो आपका इलास्टोमर्स था उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी, इसके कंपैरिजन में लो होगी ना, है ना। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, और जब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी तो इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिसिटी हो जाएगी।
और इनके सिंपल यदि मैं बात करूं, इन पॉलीमर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है ना। और जो ये जुड़े होते हैं सिंपल जो फाइबर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो जैसे नाइलॉन 66 हो गया, डेक्रॉन हो गया, सिल्क हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक की मैं बात करूं सिंपल, देखो क्या होता है, हम थर्मोप्लास्टिक में बात करते हैं ये पॉलीमर कैसे होते हैं, ये इजिली सॉफ्टेंड होते हैं लेकिन रिपीटेडली होते हैं। देन जब हम इसको हीट कर देते हैं, लिखा हुआ दीज आर द पॉलीमर्स which can be easily softened repeatedly when heated and hardened when cooled। मतलब क्या होगा, जब आप हीट करोगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कूल करोगे, तो क्या हो जाएंगे, ये सिंपल हार्ड हो जाएंगे। और ये अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और यदि मैं बात करूं इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस आते हैं वो आपके सिंपल इन बिटवीन आते हैं। कौन कौन से, इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच में क्या आते हैं, इनके सिंपल आपके बीच में आते हैं, ठीक है। इसके बीच में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आएंगे। अब ध्यान समझना, यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है बिटवीन द चेन, देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यदि मैं इनको मेल्ट कर दूंगा तो आप सिंपल सी बात इनको किसी भी डिजायर शेप में बना लोगे, है ना, कोई भी आप इनको प्रोडक्ट बना लेंगे, हीट करने के बाद कूल करने के बाद कोई भी आप इनका प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पीबीसी, है ना, ईटीसी और टेफलॉन। वो नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्मोसेटिंग। तो मैं थर्मोसेटिंग की यदि बात करूं तो सिंपल ध्यान समझना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलीमर जो होते हैं यहाँ पे हम सिंपल हीट करेंगे। क्या करेंगे, इनको हम हीट करते हैं और ये परमानेंट चेंज हो जाते हैं, इनका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, हीटिंग। अब देखो ध्यान समझना, ये कैसे होते हैं, ये बिकम हार्ड बन होते हैं सिंपल, ठीक है ना, हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा। अब देखो यदि मैं बात करूं ये सिंपल कैसे होते हैं, ये जनरली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, लिखा हुआ दे आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर मास सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे मान लो आप इनको हीट करोगे तो ये जो क्या हो जाते हैं, हाईली सिंपल में बात करूं क्रॉस लिंक्ड बना लेते हैं, एक्चुअली क्रॉस लिंक बना लेंगे, ये इनफ्यूजिबल बन जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे और ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, इतना याद रख लोगे। और ये एक बात ध्यान रखना, ये फ्रीली मूव नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, ये आपके ध्यान से समझ लेना अच्छे से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है और ये क्रॉस लिंक्ड होती है, परमानेंटली रिजिड होती है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया बैकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड। एक बात ध्यान रखना कुछ मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे कैप्रोलैक्टम होता है, थोड़ा सा एक बात समझ लेना फिर मैं ये आगे बढ़ूंगा। कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर NH C डबल बॉन्ड हो CH2 CH2 CH2
CH2 ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैप्रोलैक्टम। ठीक है, हम इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो आपका जो बनता है वो नाइलॉन 6 बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइलॉन 6। ये बन गया। ठीक है, 6N और यहाँ पे ये आपका बन गया। इसको बोलते हैं हम सिंपल नाइलॉन 6। क्या बोलते हैं? नाइलॉन 6। कुछ गड़बड़ बन गया मुझे ऐसा लग रहा है ना। 6 की जगह कितने कार्बन होने चाहिए? हेलो, यस सर। तुम लोग तो सन्नाटे में हो। मैं नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बस आज मैं जितना पढ़ा देता हूँ किसका क्या पॉलीमर बनेगा, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, तो देखो आपका सिंपल कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूँ तो 3 टाइप से मिलते हैं: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है। नेचुरल पॉलीमर मतलब बोलो, जो कहाँ से मिलेंगे, जल्दी बताओ। नेचर से मिलेगा, जो हमें वैसे है ना, नेचर से मिल रहा है। नेचर से मिलेगा, और जो इसेंशियली होगा फॉर लाइफ के लिए। ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे सिंपल नेचुरल पॉलीमर। क्या बोलेंगे? नेचुरल। पॉलीमर। जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोस हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, अब देखो दी, अब जो ये है सिंपल, ये सारे के सारे पॉलीमर जो होते हैं इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। जैसे आप जानते हो ये न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, प्रोटीन ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ये बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तारिक आया है? आज आ गया तारिक? हमें लगता है बायो वाले का पेपर है क्या अभी। दीपांशु, अक्षित आया? अक्षित, यस सर। अरे क्या बात है। सिंथेटिक पॉलीमर किसे बोलेंगे बोलो, जो कहाँ पे बनाया जाएगा? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बनाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? सिंपल सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, या मैं इनको एक नाम और बोलते हैं, मैन मेड पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया पॉलीथीन, पीवीसी, है ना, टेफलॉन, बैकलाइट, टेडलीन, सिंथेटिक रबर, ये सब कैसे सिंथेटिक पॉलीमर होता है। अच्छा, सेमी सिंथेटिक क्या होंगे बोलो? जनरली कुछ तो कैसे होंगे, नेचुरली होंगे, और कुछ कैसे होंगे, लैब मेड। मैन मेड। जनरली मैं बोलूं तो आपके सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर के बिटवीन जो आप दोनों से बनाओगे वो क्या होंगे? वो आपके सेमी सिंथेटिक होंगे। तो देखो आप ध्यान समझना, यदि मैं बात करूं जैसे सेल्यूलोस है, वो कैसा नेचुरली अकोरिंग पॉलीमर है, लेकिन हम यदि हम इसकी देखो क्या लगा, सेल्यूलोस ऑन एसिटाइलेशन कर देते विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सेल्यूलोस डाई एसिटेट पॉलीमर। अब देखो क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग थ्रेड। किसमें बनाने के लिए यूज होता है? थ्रेड बनाने के लिए यूज होता है, और मटेरियल लाइक फिल्म ग्लासेस बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो याद रख लेना, इनके यूजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? चलो, अब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म। तो यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नो सर। है ना? नहीं है, आगे बढ़े। यस। चलो, अब मैं बात करूं सिंपल, देखो यदि मैकेनिज्म की बात करते हैं
तो देखो कोई भी यदि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होनी है तो उसके लिए इनिशिएटर की तो जरूरत होगी, इनिशिएटर की जरूरत होगी, यस। है ना। तभी तो इनिशिएटर मतलब आप कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी हो पड़ेगी, तब वो क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो कई टाइप की मैकेनिज्म होती है एक्चुअली। आप देखो फ्री रेडिकल, फिर एक मिनट रुकना। अब देखो तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो इनिशिएटर हो गया। जैसे मान लो आपकी जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, कार्बोकैटायन रिएक्शन होती है, कार्बन, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। आपके जो यदि मैं बात बोलूं सिंपल फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जैसे मान लो बिनाइल पॉलीमराइजेशन, आप पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाओगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। अब आपको पता है जब आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यदि याद हो आपको, जब अपन ने पढ़ी थी सिंपल, बोलो याद है एल्केन की रिएक्शन हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराया था, यस तो सर। एल्का हैलाइड बना था। तो क्या क्या उसमें स्टेप होते थे? प्रोपगेशन और हाँ, फिर एंड हो जाता और था टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो सेम ऐसा यहाँ भी होगा। यहाँ भी क्या होगा, जैसे मान लो आपने, जब जैसे मान लो कोई भी पॉलीमर है, ये मान लो पॉलीमर है, आपने सिंपल रिएक्शन कराई, मान लो ये मोनोमर यूनिट है, रिएक्शन कराई, आप पॉलीमर बनाते चले गए, बना मतलब इनिशिएट किया। इनिशिएट के बाद क्या करोगे आप, मतलब जो इनिशिएट कर रहा है मतलब कौन सा स्टेप हो गया, इनिशिएशन स्टेप हो गया, है ना। और जैसे ही आपका इनिशिएशन स्टेप हुआ, अब इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, आपका कोई भी, जैसे मान लो आप वहां पे क्या होता था इनिशिएशन स्टेप में, यदि मैं बात करूं सिंपल, आपका हेलोजन होता था, वो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता था, तो एक्स रेडिकल मिलते थे। यहां भी कुछ ऐसे ही होगा कुछ इनिशिएशन में, है ना। और जैसे चेन इनिशिएशन स्टेप होगा, अब जो दूसरा स्टेप हम चेन ग्रोथ भी बोल सकते हैं, या मैं चेन प्रोपगेशन भी बोल सकता हूं। अब उसमें क्या होगा, आप सिंपल वो मोनोमर यूनिट क्या होती चली जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी, और ऐड होती चली जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी, तो क्या बन जाएगा आपका, बोलो, सिंपल एक पॉलीमर बन जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये रिएक्शन खत्म नहीं होगी, हमें रिएक्शन खत्म भी करनी है। मान लो हमने 2 से 10,000, 15,000, 25,000 मोनोमर यूनिट को ऐड कर दिया, अब हमें रिएक्शन खत्म करनी है। अब रिएक्शन खत्म करने के लिए एक लास्ट स्टेप आता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा स्टेप आता है, बोलो, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में क्या होगी, जो बच्चा कुछ है आपस में, वो क्या हो जाएगा, आपस में रिएक्ट हो जाएगा, करके खत्म कर देंगे रिएक्शन। ये बात समझ में आई? बोलो, ये पूरा एक्चुअल में आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। अच्छा, इसको हम इथीन भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है बिनाइल, बिनाइल भी बोल सकते हैं। आपको पता है यही चीज है। अच्छा एक बात आना, आपका जो फ्री रेडिकल बनता है ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक? पैरा। पैरामैग्नेटिक। जनरली किसके प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट और सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपल हम सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी भी लेंगे, उससे नहीं होता। सनलाइट लेना होगा या पेरोक्साइड लेना होगा। जनरली इसी केस में क्या बनते हैं आपके, आप इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो, हाँ मैं मान लूं कोलबे इलेक्ट्रोसिस आप कराते हो, वहां भी फ्री रेडिकल बनता है ना। तो आपने पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है, सनलाइट लिया पेरोक्साइड के प्रेजेंस, तो आपका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और जब फ्री रेडिकल बनेगा तो सिंपल सी बात है, आपके जब जब फ्री रेडिकल बनेंगे तो आपकी ये रिएक्शन होनी है, 3 स्टेप तो होने ही है इन जनरल। कौन कौन से? इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन।
सिंपल। ये बात क्लियर? Yes, sir. तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया चेन टर्मिनेशन तक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल, नेक्स्ट चलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन। अच्छा, क्या होता है बताओ कोपॉलीमराइजेशन? सिंपल, दो टाइप के मोनोमर्स जब आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना दें, उससे क्या बोलेंगे हम? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो उनकी सिंपल जो आपका कोपॉलीमर मिल रहा होगा, जो मिक्सचर मिल रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जो आपका इंडिविजुअल होमोपॉलीमर होगा उससे डिफरेंट होंगी, या होम जो डिफरेंट होगा। उससे डिफरेंट होंगी। तो सभी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो, जैसे देखो ये आपका हो रहा है सिंपल, मैं अच्छा मैलिक एसिड किसे बोलते? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मुझे मैलिक एसिड से याद आ गया। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल और डी ऑप्शन NOT इलेक्ट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल। अच्छा, यदि याद हो आपको, हमने मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट भी कराया था, तो क्या बना था? क्या बना था बताओ? अंदर मतलब डिहाइड्रेट हो गया था वो, लेकिन जो दूसरा वाला फिमेरिक उसमें नहीं, उसमें पॉसिबल नहीं था। क्या नहीं था? फिमेरिक में तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल था, हम्म, लेकिन जो फिमेरिक है उसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, वेरी गुड। क्यों नहीं? क्योंकि वो ट्रांस था, दूर दूर थे, चांस थे। है ना। तो आप ये चीज, ये एक्चुअली यदि मैं देखूं तो आपको पता है इसमें मैलिक एनहाइड्राइड बना था, इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं हुआ था। क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखो सिंपल, आपने क्या लिया था? मैलिक एनहाइड्राइड लिया था और स्टीरीन लिया था, कि आपस में इनको क्या किया? ग्रोइंग पॉलीमर है, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। जब जुड़ गए तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल हो गया। बोलो। तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो बना फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जब बना तो अब सिंपल सी बात, ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। देखो मैलिक एनहाइड्राइड फिर जुड़ गया, ये बन गया। अब जो ये आपको देख रहे हो आप, ये कैसा स्टेप ग्रोथ हो रहा है ना, स्टेप बाय हो रहा है। मैंने बोला था कैसा हो रहा है, बोलो
कैसा हो रहा है, स्टेप ग्रोथ ही हो रहा है स्टेप ना। ग्रोथ। आपका जो जुड़ता चला जाए, अब फिर से यहाँ पे आएगा मैलिक एनहाइड्राइट, फिर से अटैक करेगा, फिर जुड़ेगा, जुड़ता चला है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ करता चला जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो यदि याद हो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बताई थी। तो देखो यहां तक तो बात क्लियर होगी सभी को। यस सर। बढ़िया से यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम सिंपल यही बात करेंगे, बोलो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, यही बात करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बात करें, हम बात करें तो सिंपल उनके अरेंजमेंट की बात करेंगे, बोलो, यस। है ना, किस तरीके से हमें अरेंज करना है, किस तरीके से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ये सब डिपेंड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे उसके। ठीक है, तो ध्यान समझना। अब क्या होगा, अब मैं बात करूं तो जैसे मान लो आपने ये जेड आइसोमर बनाया, ये कैसा, ई है या जेड है, ई है या जेड है, ये आइसोमर है। ई है, ठीक है ना, ई आइसोमर बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको। ये देखो, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो जेड आइसोमर होता है। अब इनको हम, सिंपल सी बात है, जब हम इनको पैकिंग करते हैं तो हम कैसे पैकिंग करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम से कम हो, यस। कम से कम हो, है ना। यदि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो क्या होगा, पैकिंग अच्छी नहीं होगी। यदि पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो वो कैसा आएगा आपको, सिंपल एमोर्फस आएगा। कैसा आएगा, आपको जो सॉलिड मिलेगा वो एमोर्फस फॉर्म में मिलेगा, मतलब इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसलिए यदि आपको याद आ रहा होगा, जो रबर होती थी वो कौन सी सॉलिड में रखते थे अपन, अमॉर्फस। एमोर्फस सॉलिड में रखते थे, ठीक है ना। इसके जैसे एग्जांपल इलास्टोमर्स हो गया। अब मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल नेचुरल रबर की, ठीक है ना। तो नेचुरल रबर की जब मैं बात करता हूं तो ये भी आपका क्या है, ये आपका देखो, नेचुरल रबर जब आप बनाओगे तो ये आपका ई आइसोमर बनेगा, ये भी, ये आपका सिंपल पॉली आइसोप्रीन है, ये भी आपकी एक नेचुरल रबर ही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये मैंने बता दिया। जैसे मैं बात करूं, एक गट्टा पर्चा सुना होगा तुमने, रबर गट्टा पर्चा, आपने वो भी सुना होगा, इसको हम दांतों में भरते भी हैं, सुने हो कभी, जब आपके दांतों में फिलिंग की जाती है सीमेंट की तो आप गट्टा पर्चा भरते हैं, है ना। ये आपने क्रिस्टलाइन मटेरियल आपने देखा होगा दांतों में, जब डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको पेन होता है तो वो आपको जब फिलिंग करता है दांतों में, तो वो गट्टा पर्चा एक तरीके सीमेंट टाइप से होता है, वो भी एक रबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो जनरली जिग जैग, जिग जैग बोलो तो कैसा होगा, बोलो जिग जैग मतलब कैसा बोलोगे, इरेगुलर, ऐसे बोल सकते हो। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ठीक है। यस। अब देखो, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, बोलो, अब मैं बात करूं, अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो पॉलीप्रोपिलीन है, या मैंने मान लो ये बनाया, आपका स्ट्रक्चर बन गया, तो मैं बात करता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी बोला था, यदि हम क्या बोल रहे, स्टीरियो केमिस्ट्री देख रहे थे, तो मैंने बोला था यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी शो करेगा, अभी मैं ज्योमेट्रिकल का देखा था। तो यदि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखता हूँ पॉलीमर्स का, तो 3 टाइप से मिलता है हमें। वो कैसा, इन द बेसिस ऑफ चायल सेंटर। जैसे मान लो ए टैक्टिक, ए टैक्टिक में क्या होगा, कहीं भी आपका कायल सेंटर होगा, कहीं नहीं होगा, है ना। आइसोटैक्टिक में कैसे होंगे कायल सेंटर, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना, आइडेंटिकल होंगे।
अब देखो आइडेंटिकल होंगे लेकिन कैसे होंगे, मतलब लगातार कायल सेंटर ही होंगे, समझ रहे हो। और सिंडियोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक मतलब कैसे होंगे, आपके जो होंगे कायल सेंटर वो कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे। कैसे होंगे, अल्टरनेट। अच्छा कायल सेंटर होता किसे है, किसे बोलते हैं हम कायल सेंटर, बोलो। उसका उस कार्बन में जो अटैचमेंट्स होती है सारी अलग अलग होती है। वेरी गुड। जो अटैचमेंट होती है अलग अलग होती है, मतलब अटैचमेंट, नहीं नहीं कायल सेंटर ऐसे नहीं बोलते हैं। या मैं कैसे बोलूंगा, सिंपल। अच्छा अटैचमेंट बोलो, चारों बैलेंसी की बात करो ना। यस सर। ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं जो उसकी मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ये भी बात सही है। तो देखो अब एक बात बताओ, तो ये टैक्टिक हो गया, ये भी चीज क्लियर हो गई ना। तो कायल सेंटर, अच्छा कायल सेंटर यदि आप एक बात ना, जब एक कायल सेंटर होता है, ओनली वन कायल सेंटर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, एक्टिव। एक्टिव होगा, एक्टिव ऑलवेज होगा। ऑप्टिकली एक्टिव। अब यदि मैं बात करूं सिंपल, यदि मान लो दो कायल सेंटर है, तो क्या होगा बोलो, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। यही यदि ऑप्शन में आता तो आपको यही टिक करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मीजो टार्टरिक एसिड, यदि याद हो आपको, है ना, उसमें दो कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन तब भी वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो दो यस सर। कायरल से एक कायरल सेंटर होगा तो 100% मैं श्योरिटी आंख बंद करके बोल सकता हूं कि हाँ भैया ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन दो कायरल सेंटर है, तब हम आंख बंद करके नहीं बोल सकते, वो सिचुएशन पे होगा, हम देखेंगे मॉलिक्यूल को, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम बता देंगे भैया हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये चीज के लिए अब देखो मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो आपका पहला एटैक्टिक हो गया, दूसरा हो गया आइसोटैक्टिक। एक्चुअली एटैक्टिक और आइसोटैक्टिक सिमिलर दिख रहा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कहीं भी हो सकता है आपका कायरल सेंटर, ठीक है। और आपका सिंडियोटैक्टिक, ठीक है, तो आप देख सकते हो सिंडियोटैक्टिक भी सेम ही हो गया क्या, कुछ सब सेम ही होगा ये तो। क्या डिफरेंस है? रुक जाओ, कहाँ से difference दिख रहा है। जो आईसो वाला है उसके अंदर सारे सेम कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया। और जो लास्ट वाला है उसके अंदर अच्छा अच्छा ऑल्टरनेट है। अच्छा, फर्स्ट वाला रैंडम है। ओके, तो मैं थोड़ा उल्टा बोल गया फिर मैं। कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे मतलब है पता है किससे, आर एंड एट से, ठीक है। दो एक यही तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो तुम, बोलो। आप आर एस से भी तो बता सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, आप नहीं तो कायल सेंटर से भी बोल सकते हैं, आप दोनों से बोल सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, आगे बढ़े। यस सर। चलो तो अब हम सिंपल, यहां तक तो हमने सिंपल बता दिए। मैं कुछ पॉलीमर उठा लेता हूँ। देखो आप एक बात ध्यान रखना, पॉलीमराइज मैं थोड़ा सा और तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज सबसे, आपको पॉलीमर याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको एक पॉलीमर है ब्यूटा स्टीरीन कोपॉलीमर। स्टीरीन कोपॉलीमर किससे मिलके बना हुआ है, मैं अभी एग्जांपल लूंगा धीरे धीरे। पॉलीथाइलिन, आप सिंपल वही सब है, मैं अभी सबकी बात करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको, ये थ्योरी है, आप ये खुद पढ़ लें, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सब पॉलीमर दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक जगह लिख के दे रहा हूँ, जो मैं आप पढ़ाऊंगा लास्ट चीज आपको, रबर, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पॉलीमर लिख के दे रहा हूँ, उनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, कैसे क्वेश्चंस आते देखो। एक जैसे पॉलीमर है आपका, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। इसकी रिएक्शन यदि आपने स्टीरीन से कराई,
इसको स्टीरीन बोलते हैं। ठीक है, जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको ब्यूटाडाइन स्टीरीन कोपॉलीमर जो बनता है। ये बन गया ब्यूटा डाइन स्टीरीन कोपॉलीमर। मैं ये चाह रहा हूँ ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मैं डी एंड एफ की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस की, इसके बाद फिर आपका एक चैप्टर बचेगा, उसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। नियोप्रीन की हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नियोप्रीन की यदि मैं बात करूंगा तो किसे बोलेंगे? देखो नियोप्रीन आपका कैसे बनेगा, क्लोरोप्रीन ले लो आप, इसको बोलते हैं। इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो क्या बनेगा? तो आपका जो बनता है वो बनता है सिंपल नियोप्रीन। वेरी गुड। ये आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी वेंसिटी आपको सिर्फ आपको याद रखना, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से याद रखने बस। ये आपको कुछ नहीं पूछना है, आपको सिंपल मोनोमर यूनिट पूछा जाएगा डायरेक्ट। इस साल भी आप उठा के देख लो। बूना एन की बात करें, इसकी बात करें हम, बूना एन। अच्छा एक चीज बताओ, पेपर में तुम्हें क्या डालना है मुझे थोड़ा, तब मैं आगे बढ़ूँ। टेस्ट टेस्ट का सिलेबस बता दो, बच्चे भी पूछा, दिव्यांशी आई होगी, वो भी मुझे मैसेज पे मैसेज करी, उसको भी मुझे रिप्लाई देना है, तो यही क्लियर हो जाएगा। बोलो। पूरी 11th 12th की फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से वो तो, अच्छा तुम्हारा टेस्ट सीरीज, तुम्हारे पेपर कब खत्म हो रहे हैं पूरे बोर्ड के फाइनली? 28th। 28। तो टेस्ट सीरीज तो तुम्हारी चलेगी एक, ठीक है, और जो मेडिकल वाले हैं वो भी ज्वाइन कर लो, पेपर खत्म होते ही टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया चल रही है। सर हमारी स्टार्ट हो गई इंजीनियरिंग वालों की? तुम्हारी भी तभी स्टार्ट हो गई, तुम लोग हो जाओ अभी। तो हमने इसलिए रोक दिया अभी क्योंकि वो चल रहा था ना, पेपर पेपर चल रहा है अभी। तब कब खत्म होंगे तो तुम्हारी स्टार्ट कर देंगे तुरंत। सब तैयार हो गए पेपर वेपर। हम्म। सर मैं 28th को ईडी का है, वो तो मैं कर लूंगा, इजी होता है। कितने पेपर होते हैं तुम्हारे 12th में? हमारे टाइम में तो 5 ही होते थे। सर अब 6 होते हैं हमारे। कौन सा बढ़ा दिए पेपर एक? सर बस एक फिजिकल एजुकेशन होता है 6 सब्जेक्ट। वो तो वो पहले हो आसान होता, चुका। उसमें तो कुछ यस होते सर, ही वो नहीं तो है। उसमें कुछ वो बीच में हो गया था पहले ही। उसमें तो कबड्डी का मैदान पढ़ लो और थोड़ा सो क्रिकेट का मैदान पढ़ लो। उतना भी नहीं पढ़ना पड़ता। और फुटबॉल वाला जरूर देख लेना कोर्ट, वो मैं मुझे तो मेरे टाइम का याद है है हमारे ना। बेसिक पूछते हैं बिल्कुल। एक्चुअली जो दिल्ली का है ना, अब कल्चर चेंज होता जा रहा। हमारे टाइम में 5 ही सब्जेक्ट लेना होता था, अब क्या हो गया दिल्ली में, मैंने एक बहुत बड़ा कल्चर देखा कि फिजिक्स वाले वो मैथ वाले को बायो दिला देते हैं, बायो वाले को मैथ दिला देते हैं। भैया ये बताओ, जब वो सिर्फ मैथ ही लेनी थी तो वो बायो क्यों लेता, या मैं बायो लेनी थी तो मैथ ही क्यों लेता? लेकिन अब क्या बताएं, सब ऐसा ही है, चल रहा है। हम्म। तो बताओ क्या डालना है? पेप सिलेबस अभी बताओ तुम, पेपर का पहले आज क्लियर कर लेना सिलेबस। सर पूरी फिजिकल और इनऑर्गेनिक डाल दो। पूरी फिजिकल और इनऑर्गेनिक तुम रिवीजन कर लो, इस वीक तो है नहीं पेपर तुम्हारा, कब खत्म हो रहा है? ऐसी चीज करो जो पॉसिबल हो जाए, ऐसी भी चीज मत करो एकदम पेपर खत्म होंगे तो तुम। ऐसा तो है नहीं, तुम वैसे भी क्लास में तो तुम कम दिखते हो, मैं आजकल तुम पे गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, बट हम बोल नहीं रहे हैं। सर पेपर्स के बीच में नहीं आ पाया था तुम्हें बस। तुम्हें फोन करते, सौरभ सर फोन करते हैं। तुम्हें याद दिलाना पड़ता, बीच में तुम्हारी ताकतों का याद दिलाना पड़ता है ना। इतने सोटे पड़ेंगे ना तुम्हें किसी दिन, क्यों सोमिल सोमिल को ताकतों का याद दिलाना पड़ता है।
कुणाल समझाते क्यों नहीं हो सौमिल को तुम? कुणाल तो कह रहा नो कमेंट सर। देखो बोला नहीं कुणाल, अभी भी नहीं बोला, देखो। अरे कुणाल अब तो बोल दे। नहीं बोला, अभी भी शांत है। यस सर। हाँ तो समझाते क्यों नहीं हो तुम? सर बात नहीं होती ज्यादा। अच्छा बात नहीं होती, पता है। दोस्ती बना लो, जरूरत पड़ेगी आगे। पूछो क्यों। जब मैंने बताया था एक बार, जब तुम्हें मान लो तुम इन फ्यूचर सब इंजीनियर डॉक्टर अच्छे अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो दोस्ती बहुत जरूरी होती है, रेफरेंस बहुत जरूरी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे स्वार्थ स्वार्थ के लिए दोस्ती, लेकिन जरूरत पड़ जाती है तो दोस्ती बना के रखो एक दूसरे से। और स्पेशली आप चाहे इसमें हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो रेफरेंस की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्त बना के रखो स्टार्टिंग से ही। तो फिर हम बताओ क्या देते हैं, या तो एक काम करो, 11th में फिजिकल तुम पूरी कह रहे हो है? बिल्कुल सही रहेगी सर। तुम कह रहे हो पूरी फिजिकल डालना है। फिजिकल के पेपर हो चुके हैं, इनऑर्गेनिक के पेपर कम हुए हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी इनऑर्गेनिक डलवा लो, ऐसा वो कोई भी एक सर सही रहेगा। है ना। फुल इनऑर्गेनिक डलवा लो पूरे। क्या कहोगे, 11th 12th सब? क्या कहते हो बताओ। ठीक है सर। क्यों भरद्वाज जी, कैसा है? सही बात है श्रेया? सब सन्नाटे में है। क्यों कुणाल, केमिस्ट्री में तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है बोर्ड में? 4 है सर। पूरे सारे? यस सर। देख लिए, चेक कर लिए? यस सर। कोई एडवांस वाला कॉन्सेप्ट तो ही लगा दिया? नहीं सर, केमिस्ट्री का तो आसान आया था। तो मतलब तुम्हारे में 40 में 40। रिजल्ट कब आ रहा है? जनवरी में आएगा, 17 जनवरी को। 17 जनवरी, मतलब तुम्हारे 40 क्वेश्चन सारे सही हैं, ठीक है। अच्छा, और दिखता सौमिल तुम्हारे यस सर। कितने, मैंने क्या मैं कितने चेक तो सही नहीं है? किया, लेकिन एक मिनट रुको सौमिल, एक मिनट। हाँ दिखता कितने क्या सही है? सर श्योर नहीं हूँ कितने सही है, क्योंकि ओएमआर भी थोड़ी गलत कर दी थी। बहुत सही। ऐसी ऐसे ही कहना, मैं सर जेई की भी ओएमआर गलत कर दी। नहीं सर, वो हैश वाले थे ना, उसमें मेरे पास इस बार एक वो आया था, एक केस आया था, एक बच्ची थी, नाम नहीं लूंगा, एक केस आया था, थी एक क्लास की। तो उसने नीट का पेपर दिया, 15 दिन बाद पता चला कि उसने पूरी बोल ली ओएमआर पूरी गलत भर दी। ऐसा कैसे कर सकता है बच्चा? कैरियर को कैसे सर बोर्ड बच्चा। की उम्र थोड़ी अलग थी अरे इस बोर्ड की बार नहीं, तो। मैं जनरली वैसे बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे बच्चा कर सकता है, ये तुम लोग भी तो तो इसमें बताओ। 2 कॉलम एक्स्ट्रा डाल दिए ना, तो उसके अंदर थोड़ी टिपिकल हो जाता है फिल अच्छा, करने में। ओके। हैश का कॉलम एक्स्ट्रा जो अनअटेम्प्ट करना है उसके लिए भी भरना पड़ेगा, तो अच्छा, थोड़ा सोचना पड़ता है कौन सा नहीं करना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन दे रहे हैं? अच्छा, वो अटेम्प्ट वाला भी सॉल्व करना है तुम्हें? नहीं सर, उसका कॉलम अलग से भरना होगा। ओ, आज छोड़ने हैं तो कौन से छोड़े उसका भी कॉलम भरना पड़ेगा। ओ, तुम लोग एक चीज किया करो ना, शुरू से सॉल्व किया करो। जैसे कभी भी पेपर दिया करो, हमेशा याद रखना, चाहे जेई में नीट में कभी भी पेपर छोड़ना, आप तो शुरू से पढ़ा करो। और ये देखा करो कहाँ कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, चाहे फिर उसके बाद आसान आए चाहे टफ आए। यदि मान लो तुम्हें 40 क्वेश्चन में 35 करने हैं, और 35 तुम्हारे जहाँ कंप्लीट हो गए, वो 5 छोड़ दो। अब वो चाहे आसान हो चाहे टफ हो, या फिर शुरुआत में इजी इजी कर लो पहले ही, तो नहीं होती ना गलती। सौमिल तुम्हारा, तुमने भी चेक नहीं किए होंगे, तुम तो और भी बड़े टेक्निकल आलसी। सर नहीं, टेक्निकल, लेकिन इतना पता है कि बन सकते हैं 40। तुम लोगों से मिलना है मुझे सबसे, एक दिन पेपर पेपर हो जाए तब मुलाकात करते हैं। पेपर कब है तुम्हारा जेई मेंस का, कुछ डेट आया? सर फरवरी लास्ट वीक अभी तक तो। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो आगे बढ़ते, तो इनऑर्गेनिक आएगी पूरी, ठीक है। दिव्यांशी, यस सर। हाँ तुम्हारा कितने क्या सही हो रहा है? चेक नहीं करा। अक्षत, सर देखा नहीं अभी तक।
देखे नहीं, तो इनऑर्गेनिक फुल आएगी इस बार, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम बात करें सिंपल बूना एन की। जो बूना एन बनता है वो बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन ले लो, ठीक है। आप सिंपल इसकी, ये मैंने बता दिया था क्या, बूना एन बता दिया ना। इसकी रिएक्शन सिंपल किससे कराओ, एक्राइल नाइट्राइल से करा दो, या एक्राइलो नाइट्राइल नाइट्राइल से करा दो। तो जो बनेगा पॉलीमराइजेशन कराओगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN N बन गया सिंपल बूना एन। ठीक है। अब देखो तुम एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल बनी होगी, ठीक है, लास्ट में, तो वो आप जरूर पढ़ लेना, सारे आप पॉलीमर्स को देख लेना अच्छे से, किसका कौन सा पॉलीमर बनेगा। देखो यदि मैं बात करूं सिंपल, यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें बता दी। यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, रबर की बात कर रहा है, तो आपकी देखो 3 टाइप की रबर है। कितने टाइप की रबर है सिंपल? 3 टाइप्स की। नंबर 1 नेचुरल रबर, नंबर 2 सिंथेटिक रबर, नंबर 3 वुल्कनाइजेशन रबर, तो यदि मैं नेचुरल रबर की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, ये कहां बनेगी बोलो? ये आपको नेचर से मिलेगी, इसे क्या नेचुरल रबर। और सिंथेटिक रबर कहां मिलेगी बोलो? ये आपकी मैन मेड होगी, बोलो मैन मेड होगी, या आप सिंपल लेबोरेटरी में बनाओगे। इसे हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक रबर बोलेंगे। और नेचुरल रबर आपको सिंपल नेचुरली अकर होगी। अब ध्यान से एक बात समझना, ये बात तो हमने बता दी, ठीक है, नेचुरली अकरिंग होगी। तो यदि मैं बात करूं सिंपल नेचुरल रबर देखो कहाँ कहाँ मिलती है, यदि मैं बात करूं ये लेटेक्स से मिलती है, फ्रॉम रबर ट्रीज होता है, फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज मिलता है, जैसे लाइक इंडिया में साउथ में मिलेगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सीलोन, साउथ अमेरिका, ETC, है ना। जो सिंपल जो लेटेक्स होता है इज ए कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ रबर इन वाटर, ठीक है। वो क्या होता है? कोलाइडल सस्पेंशन होता है जो रबर इन वाटर होता है। लेटेक्स इज कोआगुलेटेड विद एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। अब देखो ये बात क्लियर होगी, तो ये रबर बन गई आपकी सिंपल, ये नेचुरल रबर है। वो किससे बनती है? आइसोप्रीन से बनती है नेचुरल रबर, ठीक है। चलो ये सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, सिंपल। अब मैं सिंथेटिक रबर की बात करूं, सिंथेटिक रबर किससे बनी होती है बोलो? ये सिंपल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच मे प्रॉपर्टी सिमिलर टू रबर एंड सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पे ये सिंपल मोस्ट ऑफ दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटाडाइन, डेरिवेटिव से मिलती है, ठीक है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब देखो जो सिंथेटिक रबर होती है वो होमोपॉलीमर भी बनाती है 1,3 ब्यूटाडाइन का, और कोपॉलीमर भी बनाती है किससे? 1,3 ब्यूटाडाइन से, ठीक है ना। और इट्स डेरिवेटिव। अब ध्यान समझना यहाँ पे क्यों होता है। अब यहाँ पे सिंपल आपको देखो ध्यान समझना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है, अब डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक वुल्कनाइजेशन का एक सिंपल सी बात समझना, एक वो मिल जाता है उसको पॉइंट, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो आपकी जो रबर है, ध्यान समझना, इस तरीके से रबर है, ये देखो ये आपकी रबर थी, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे सल्फर एटम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, जो जुड़े होते हैं, किससे जुड़ जाते हैं, सल्फर एटम। और जैसे ही आप सल्फर एटम से जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो याद रखना ये बहुत ही आपकी शेप, मतलब फिक्स शेप में हो जाएगी। और एक बात है ना, ये आपका यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होगा सब्सटेंस, मतलब कोई भी क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सल्फर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो जब जैसे सल्फर आएगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, एकदम से पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो याद रख लेना, जो वल्कनाइजेशन ऑफ इंट्रोड्यूस किया था वो चार्ल्स गुडईयर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसको हम सिंपल थर्मोप्लास्टिक, है ना, थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। या मैं बोलूं यहाँ इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही हाई होती है, ठीक है। आप देखो जो अच्छी प्लास्टिक आती है वो इसी की बनी हुई होती है। आपने मार्केट में सिंपल देखो, जो महंगी प्लास्टिक होती है या उसको होता है, इसी से बनी होती है। वल्कनाइजेशन, आप एक बात समझ रहे हो, वोल्केनो से है, तो ये हाई टेम्परेचर पे ही बनाई जाएगी। बोलो किस पे बनाई जाएगी, सिंपल आपकी हाई टेम्परेचर पे ही बनाई जाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इतनी चीजें हैं, ये आपको सिंपल बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना। और ये आपका, यदि मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट मैंने खत्म किया है, ठीक है। और ये जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, मतलब सिंपल से आपके जो आइसोटेक के टेक्टिक क्लासिफिकेशन, आपकी जो एडिशन पॉलीमर किसे बोलेंगे, हम कंडेंसेशन पॉलीमर किसे बोलेंगे, कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बात जानना, ये सिर्फ आपको, ये मान लो कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ सिंपल आपको ये बताया गया कि कैसे हो रहा है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आप भी, यदि मान लो कोई बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग में जाएगा तो वो वहां भी पढ़ेगा पॉलीमर केमिस्ट्री को, बहुत डिटेल में बनाएगा भी, है ना। पॉलीमर एक ब्रांच ही बन चुकी है पॉलीमर केमिस्ट्री, और आप देखो इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब हर चीज तो देख लो आप, फाइबर, पॉलीथीन, पॉलीमर से ही बना हुआ हर कुछ, सिंपल सी बात है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा सिंपल मैंने वो करा दिया, पॉलीमर की थ्योरी करा दी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसके थ्रू भी कुछ चीजें अपन सीखेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अपन काफी, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यस तो यस सर। सिलेबस तुम्हें पता लगी है, सिलेबस क्या है, फुल इनऑर्गेनिक। फुल्ली इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलो, नहीं तो पता चले ऑर्गेनिक कोई समझ जाए, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, सिंपल ऑर्गेनिक समझ जाए। तो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो यही आएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, पूरा जो 11th-12th में है। और अपन नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे सारे से प्रैक्टिस ही करेंगे, इसके क्वेश्चंस ही करेंगे, बहुत सारे लेके आएंगे। और फिर उसके बाद अपन करेंगे सिंपल नेक्स्ट चैप्टर के डी एंड एफ के भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी 2 दिन मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस करा देता हूँ थोड़ी, ठीक है। यस सर। ओके, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट सर। गुड नाइट।